चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचा ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से ये देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी, जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए Are wheat cold wax strips expensive? How much did you spend? पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी, उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता। बॉम्बे, गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थी राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और उसमें वो भी सीट थी मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था, उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं, वहां से मोहम्मद अली जिना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में
14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब, जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और इस अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी, उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान और ये मक्कार जो है, गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है। एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है। ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया। फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी। इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस। परफेक्ट साथी की है खोज, जीवनसाथी.com है ना। अब बिना अपना फोन नंबर शेयर करे अपने मनपसंद वापस वो हिंदू में आना चाहते थे। इस कार में लगे थे। उस कार का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने,
हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने, लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी, ना वो भागा ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं, और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था, 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है, इसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया, और ये जो पंजाब जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं। ये फेसबुक से सरकार को मुबारकबाद देने का समय नहीं है, ये फेसबुक के माध्यम से मामला नहीं है, ये सड़कों पे निकल के इस सरकार पे एहसान नहीं करना है, दुनिया को बताना है, दुनिया को आपके सर दिखने चाहिए, दुनिया को इस देश में लोगों को दिखना चाहिए कि ये आदमी दुनिया से कह रहा है कि पूरा देश खुश है, तो ये खुशी सड़कों पे नजर आनी चाहिए, इसको आपको दिखाना है। मैं सरकार का कोई बचाव करने नहीं आया हूं, न मेरी हैसियत है कि मैं सरकार को बचाव करूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस राष्ट्र के दुश्मन हैं वो आपकी ताकत को देखेंगे तो डर जाएंगे, और ये डर उनकी नसों में 500 साल तक बस जाना चाहिए। इसलिए मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं ये बात पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि 1000 साल का इतिहास, सक्सेना साहब बैठे हुए हैं यहां, 1000 साल का इतिहास ले लीजिए आप। राजा दाहिर सेन से लेकर के जो सिंध का राजा था हिंदू, वहां से लेकर के आप 2019 तक आ जाइए। क्या मुझे बताएं कि 70 साल में इस देश में मेजॉरिटी के मन की सरकार बनी थी? मेजॉरिटी जो चीज चाहती थी कभी बनी थी? नहीं बनी थी। अंग्रेज आए, मुगल आए और आगे चले गए, सबने हम पे राज किया। 1000 साल के बाद भारत के इतिहास में जब भी मैं समझता हूं कि इतिहास लिखा जाएगा, उसमें किसके फेवर में जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत हार्श लैंग्वेज में अगर लिखा जाएगा, तो भारत के अंदर 1000 साल के बाद कोई पहला हिंदू राजा आया है जिसने भारत की धरती पर इस्लामिक राज को कुचल दिया है। उस राज्य के कारण इस देश में हजारों घाव दिए गए, 3 जंगें लड़ी गई, 40 साल से हजारों फौजी मारे गए। इस देश के अंदर उस राज्य में उन धाराओं के चलते, उस व्यवस्था के चलते 70 साल से केंद्र सरकारें बौनों की तरह काम करती थी, घुटने झुक के बात करती थी। आप 1000 करोड़ रुपया देते थे, 10 लाख करोड़ रुपया देते थे, लेकिन उनका दिल नहीं भरता था, क्योंकि वहां एंटी करप्शन का लॉ ही लागू नहीं होता है। उन्होंने हर ऐसी चीज का इंतजाम कर रखा था जिसमें दिल्ली दखल न दे। आपकी कोर्ट बौनी हो जाती थी उनके सामने। यह बात अलग है कि जब कोई थोड़ा सा बदलाव होता है तो आपकी कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहली बार ये इल्म हुआ, और मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, कि यही हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस तो पहले भी हुए थे। किस चीफ जस्टिस ने कभी यह कहा कि 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सनातन संस्कृति को जिन्होंने बचाया पिछले कई सौ सालों से, उनकी जब हत्या हो रही थी तो किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि मौके पे क्या हुआ है? ये चीफ जस्टिस कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर में जाके देखना चाहते थे क्या हालात हैं। ये कौन सी जुडिशरी है? आप कहिए कि आपके दिल में कुछ और है, कोट कुछ और पहन रखा है आपने। आप कहिए साफ साफ, अपना कोट उतारिए। जैसे आपके खानदान में लोग पॉलिटिक्स में आए थे, आप भी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन इस कोट का भ्रम रखिए, इस कोट की इज्जत रखिए। ये अच्छा है बुरा है, मेजॉरिटी फिर भी इसके ऊपर यकीन करती है, फिर भी मेजॉरिटी मानती है। इस सब के बावजूद कि आप उनकी हर संस्थाओं को डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। आपने अयप्पा में 1000 साल की तमाम उस परंपरा को तोड़ दिया जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक गरीब, एक छोटे से वकील ने, उसने सिर्फ कोर्ट में जाके ये कहा कि जज साहब, जो जेंडर जस्टिस आपको अयप्पा में चाहिए था, मुझे जेंडर जस्टिस मस्जिद में चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें। जज साहब ने उससे सवाल क्या किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस ने उससे सवाल किया, यू आर नॉट ए पार्टी। उसका नाम था अश्वनी उपाध्याय। आप पार्टी नहीं है, लिहाजा ये नहीं उठा सकते। तो अयप्पा में कौन पार्टी था जिसके कहने से आपने PIL दाखिल की और रोजमर्रा पे सुनवाई करते हुए 1000 साल की उस परंपरा को आपने भंग कर दिया? आप चले जाएंगे, वो परंपरा रहेगी, लेकिन आपने भंग किया। तो ये मत कहिए कि आपने काला कोट पहन लिया तो आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। अगर इस देश में हर एक के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, तो जुडिशरी पे क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हम सवाल पूछ सकते हैं? लेकिन हो ये रहा है कि इस देश में सारे संस्थान सरकार डिविड हो गए हैं कि सरकार में कौन कैसा बैठा है, लिहाजा सरकार में तो अब कोई और बैठा है। इसलिए डे टू डे सुनवाई हो रही है। जल्दी करो, रिटायरमेंट पास आ रहा है और मुश्किल ना बढ़ जाए। मैं कहता हूं कि अगर राजनीति का यही नियम है, यही नियम है राजनीति का, और जो लोग कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, सच भी बड़ा सेलेक्टिव है, सच भी बड़ा सब्जेक्टिव है। आप अपने आप को कुछ फायदा लेने के लिए झूठ बोले तो मैं कहता हूं पाप है, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं मानता मैं, क्योंकि आप राष्ट्र को बचा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा रहे। लिहाजा क्या सही है क्या सही नहीं है, इस गफलत में पड़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था 70 साल में ऐसी क्रिएट की गई है कि आप किसी बात को सच कह ही नहीं सकते, वो सच ही समझ में नहीं आएगा आपके क्या है। लिहाजा जिस आदर्शवाद के चलते आपके शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, ऑडियंस में बैठे हैं, ये बड़ी बात है कि जिन लोगों को माइक पे होते हुए देखते हैं आप, जब वो नीचे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि व्यवस्था ठीक हो रही है। वो मान लीजिए और खामोशी से आए और चुपचाप पीछे खाली कुर्सी पे बैठ जाएं और किसी को ये एहसास न कराएं कि मैं यहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे वहां जाना है, तो आप यकीन मानिए कि ये देश सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन इस सब में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण हैं। आप न होते तो 2014 न होता, आपने चाहा तो 2014 हुआ। पहली बार खुश होकर के किसी भी कारण से आपने अपने अंदर की उन तमाम शक्तियों को, चुनाव नहीं होगा कि किसको कितने % मिलेगा, कौन रेल मंत्रालय लेगा, कौन गृह मंत्रालय लेगा, ये बंदर बांट जब आपने अपने दिल के अंदर तय कर दी तो सिर्फ आपके सामने राष्ट्र था और राष्ट्र की वजह से आपने वोट दिया, इसलिए आज काम भी राष्ट्रवाद के हो रहे हैं। नहीं, ये नहीं होते। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कहां से चीजें जा रही थी, कहां से आ रही थी। ये जो इस देश में लोकतंत्र के बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं, उन संस्थानों में कैसे लोग बैठे हुए थे। मैं सरे मंजर कहता हूं कि वो गद्दार हैं, उनको उस फॉर्म को बाहर से निकालना चाहिए।
वो बेनकाब कीजिए, चाहे उनका पद इतना बड़ा हो कि वो एयर मार्शल भी रहे हो, तब भी वो हमारे नहीं है। अगर आप एयर मार्शल हैं तो यह आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करें और हम आपकी इज्जत करें। नो, आप चौराहों चौराहों पे घेरिए ऐसे लोगों को कि जो संकट हैं। आपने पहली बार 5000 साल में और इस 1000 साल के दौर में पहली बार अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद लोग परेशान नहीं होंगे? इसके बाद लोग रणनीति नहीं बनाएंगे? इसके बाद हालात खराब नहीं करेंगे? जगह जगह हालात बिगाड़ने की तैयारी बहुत की गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त ये करने से दुनिया में मैसेज कुछ और जाएगा। लिहाजा कुछ लोग समझते हैं वो ऐसे ही घूम रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। उनको 6 तारीख को पता चला जब रशिया से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके सऊदी अरब और दुबई ने भी कहा कि जो इन्होंने किया है वो ठीक किया है, पाकिस्तान आप गलत कर रहे हैं, चुप रहिए। घूमने से बहुत फायदा होता है, अगर आप सुबह सुबह घूमते हैं तो सेहत ठीक रहती है, और देश की सेहत ठीक करने के लिए बाहर भी घूमना चाहिए कभी कभी। तो जो काम उसका है वो कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी 1000 गुना है। आप सोचें कि रोहिंग्याओं के लिए, जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे भाई भतीजेवाद का रिश्ता नहीं है, उनको बसाने के लिए आजाद मैदान में आप आग लगा सकते हैं। आप सेना के शौर्य का जो स्मारक बना था उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं किसी गली से, किसी मोहल्ले से ईमान वाले लोग जो सुबह से लेकर शाम तक ईमान की बात करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधनी होती है, ईमान की बात करते हैं, एक ने भी खड़े होकर के ये कहा कि पिछले 70 साल से हिंदू पंडितों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस धारा के हटने का इस्तकबाल करते हैं, एक नहीं मिला आपको। दर्द गहरा है, क्योंकि जो स्टेट तैयार की गई थी, जिसका रूप पूरे भारत में हो रहा था, आप ही के उत्तर प्रदेश से, इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बिहार से 25 से ज्यादा मौलवी गए थे, जिन्होंने श्रीनगर की मस्जिदों के अंदर जहर भरे नारे लगाए, और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड मैंने नहीं देखा, और ये जिनोसाइड हो गया, और इस पे लोग खामोश हैं। यहां बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, मैं 3-4 दिन पहले गुजरात में था, वहां इत्तेफाक से डाइस पे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे। मैं उनके सामने भी यही बात दोहरा रहा हूं और इनके सामने भी दोहरा रहा हूं, और इनके पीछे आप लोग लग जाइएगा। देखिए, मतलब लगने का मतलब ये नहीं होगा आप उन विचारों के साथ ही, ये बात इनसे बार बार पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर उसकी नीयत साफ है, जो कि अभी तक दिखती है, इसलिए कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इतिहास ने एक मौका दिया है इनको, पूरी ताकत दी है, जितनी ताकत पार्लियामेंट के अंदर है उससे कई करोड़ों गुना देश की इनके साथ ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल करें।